हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पर। लास्ट लेक्चर में हम रिलेशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो चलिए अब करते हैं उससे आगे। हमने पढ़ा था आर कोई रिलेशन था फ्रॉम सेट ए टू, मान लेते हैं सेट बी, ठीक है। और इधर एक रिलेशन मान लिया आर फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, ठीक है। इधर सेट ए की कार्डिनलिटी मैंने मान ली m और सेट बी की कार्डिनलिटी मैंने मान ली n के इक्वल, ठीक है। और इधर सेट ए की कार्डिनलिटी मैंने मान ली n के इक्वल, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं नंबर ऑफ रिलेशंस की, यानी कि सेट ए से सेट बी के ऊपर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, और यहाँ पे सेट ए से सेट ए के ऊपर टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे, ठीक है। तो जब हमने रिलेशन के बारे में पढ़ा था, हमने दो रिलेशन पढ़े थे। एक तो आपने एम्प्टी रिलेशन पढ़ा था और एक यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ा था, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले रिलेशन निकालने के लिए क्या निकालते थे, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी की अगर मैं बात करूं तो वो किसके इक्वल होती थी, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी, यानी कि m इंटू एन के इक्वल आएगी यहां से, ठीक है। ये तो आ गया आपका ए क्रॉस बी। और जब रिलेशन की आपने डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें क्या था, रिलेशन कोई भी ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, ठीक है। तो ये अगर ए क्रॉस बी का सबसेट होगा तो ए क्रॉस बी में इतने एलिमेंट हो गए, तो हम निकालते हैं इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। तो अगर इसके सबसेट्स की मैं बात करूं तो वो किसके इक्वल आएंगे, टोटल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, तो वो आएंगे 2 की पावर mn की इक्वल। और जो सबसेट्स आए हैं वही तो आगे चल के क्या बनते हैं, आपके रिलेशन बनते हैं। तो इधर से क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन किसके इक्वल आ गया, 2 की पावर mn के इक्वल, ठीक है। अब उधर आ जाओ, आर रिलेशन है ए से ए के ऊपर और ए की कार्डिनलिटी n के इक्वल है, ठीक है। सबसे पहले ए क्रॉस ए की कार्डिनलिटी निकालेंगे, वो किसके इक्वल आएगी, ए की कार्डिनलिटी n, तो ये हो जाएगा n इंटू एन, यानी कि n स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। अब इसके सबसेट्स निकालेंगे, सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए, तो वो किसके इक्वल आएंगे, 2 की पावर n स्क्वायर, क्योंकि ए क्रॉस ए के पास कितने एलिमेंट है, n स्क्वायर एलिमेंट है, तो ये कितने हो जाएंगे 2 की पावर n स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से भी क्या आ जाएंगे, टोटल रिलेशन फ्रॉम ए टू ए किसके इक्वल हो जाएंगे, 2 की पावर n स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो यहां से ये दोनों तो आ गए टोटल रिलेशन। ये कब आए, जब r रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, और ये कब आए, जब r रिलेशन है फ्रॉम ए टू ए इटसेल्फ, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते भाई, आपका एक एम्प्टी रिलेशन आया था और एक यूनिवर्सल रिलेशन आया था, ठीक है। तो अगर वो ये पूछ ले टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। तो नॉन एम्प्टी रिलेशन का मतलब जो एम्प्टी रिलेशन था वो आपको माइनस करना होगा। तो यहां से कितना हो जाएगा, वो तो एक ही था, तो 2 की पावर mn माइनस 1 के इक्वल, ठीक है। और सेम इसके लिए किसके इक्वल आ जाएगा, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल, ठीक है। अगर वो आपसे पूछ ले टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर रिलेशन, अब प्रॉपर जिस तरह से आपके प्रॉपर सबसेट थे उसी तरह से आपके प्रॉपर रिलेशन बनेंगे। तो प्रॉपर रिलेशन कौन सा नहीं बनेगा, जो यूनिवर्सल रिलेशन है सिर्फ वो आपका प्रॉपर रिलेशन नहीं बन पाएगा। तो यूनिवर्सल रिलेशन भी एक ही होता है, तो ये भी एक ही माइनस होगा, और इधर भी कितना माइनस होगा, एक ही माइनस होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो अगर आपसे पूछ ले टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर रिलेशन, ठीक है। नॉन एम्प्टी भी हो और उसके साथ प्रॉपर भी हो, तो उनकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी। अब देखो, एक तो आपका एम्प्टी रिलेशन होगा, एक होगा यूनिवर्सल रिलेशन, तो वो दो माइनस होंगे, तो यहां से किसके इक्वल आ जाएगा, 2 की पावर mn माइनस 2,
और इधर वाले इसके लिए किसके इक्वल आ जाएगा, 2 की पावर n² - 2। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ रिलेशंस निकाल सकते हो। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि कोई सेट ए है जिसकी कार्डिनलिटी 5 है, तो रिलेशन बताओ फ्रॉम सेट ए टू ए, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, तो कितने हो जाएंगे भाई, 2 की पावर n² यानी कि 2 की पावर n की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर यानी कि 2 की पावर 25, इतने नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे। ठीक है, और अगर वहीं पे पूछ ले कि नॉन एम्प्टी रिलेशन बताओ, तो 2 की पावर 25 -1 हो जाएंगे, और वहीं पे पूछ ले नॉन एम्प्टी और प्रॉपर रिलेशन, तो 2 की पावर 25 माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप नंबर ऑफ रिलेशन से निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई क्वेश्चंस की। तो कुछ एग्जांपल्स मैं लिख रहा हूं, आपको फटाफट से बताने हैं कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से आपका जो रिलेशन दे रखा है वो कौन सी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे a की वैल्यू दे दी 1, 2 और 3। ठीक है, और एक रिलेशन उसने खुद ही डिफाइन कर दिया, आर रिलेशन है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 2। ठीक है, तो ये एक रिलेशन डिफाइन कर दिया। अब वो पूछ रहा है बताओ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इनमें से कौन कौन सा ये रिलेशन है, किस किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, आपको बताना है। ठीक है, तो बताओ फटाफट से किस किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन नोट कर देता हूं यहाँ पे। आर कोई रिलेशन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के ऊपर। ठीक है, और उसने क्या कहा है, ए इज रिलेटेड टू बी, A is related to B if and only if A is factor of B। बताओ फटाफट से कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं पहले। अभी अगर मैं सबसे पहले आपसे पूछूं कि क्या ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है, तो आइडेंटिटी रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए था, इस रिलेशन के पास सिर्फ 1, 1, 2, 2 और 3, 3 होने चाहिए थे, लेकिन इसके पास ज्यादा एलिमेंट है तो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं पूछूं क्या ये रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन है, तो यूनिवर्सल के लिए क्या होना चाहिए भाई, ये कंप्लीट ए क्रॉस ए आना चाहिए। अगर ए के पास 3 एलिमेंट है तो ए क्रॉस ए के पास कितने एलिमेंट होंगे, 9 एलिमेंट होंगे, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 7 ही हैं, तो ये यूनिवर्सल रिलेशन भी नहीं बना आपका। चलिए तो अब चेक करते हैं कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, 1, 1, 2, 2 और 3, 3, यानी कि जो एलिमेंट्स आपके सेट के पास मौजूद हैं वो आपके खुद से रिलेटेड होके रिलेशन के अंदर मौजूद होने चाहिए। तो यहाँ पे 1, 1 हो गया, 2, 2 हो गया और 3, 3, यानी कि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक क्या कहता है, यदि ए आपका रिलेटेड है बी से, देन बी भी रिलेटेड होना चाहिए किससे, ए से। तो इधर देखो इन तीनों को अब चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, इधर चलो 1, 2 हो गया तो 2, 1 हो गया, सेटिस्फाई, 2, 3 हो गया, 3, 2 हो गया, ये भी सेटिस्फाई। इसका मतलब रिलेशन कैसा हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव क्या कह रहा है भाई, इफ ए रिलेटेड टू बी, ठीक है, उसके बाद बी रिलेटेड टू सी, देन क्या होना चाहिए, ए इज रिलेटेड टू सी। ठीक है, ये कंडीशन होनी चाहिए। अब ये आपने यहाँ पे चेक करनी है।
अब यहाँ पे वो आपने पेयर उठा के लेके आना है जो इस कंडीशन को फेल करे, तभी तो हम उसको बोलेंगे कि ट्रांजिटिव नहीं हो रहा। ठीक है, तो इधर से अगर मैं ले लूं, ये एलिमेंट ले लिया हमने 3 2, और इधर से ले लिया 2 1। देखो 3 2 ले लिया, बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, और 2 1 भी बिलोंग कर रहा है आर के अंदर। इस कंडीशन से इसका 3 और इसका 1, 3 1 भी कहाँ बिलोंग करना चाहिए, आर के अंदर, लेकिन 3 1 तो कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है। इसका मतलब रिलेशन आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ये जो रिलेशन आपको दे रखा था, ये रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं हुआ। ठीक है, चलिए अब इसको बताओ फटाफट से कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में किस किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। हो गया होगा। चलो देखो क्या कह रहा है, आर एक सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर, आर एक रिलेशन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर। क्या कह रहा है वहां पे, ए रिलेटेड होगा बी के साथ, कब, जब ए फैक्टर होगा बी का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं भाई, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ए इज फैक्टर ऑफ ए। क्या ए का फैक्टर है, या फिर मैं लिख सकता हूं ए इज फैक्टर ऑफ ए। डेफिनेटली ए का फैक्टर है, ए को डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो फैक्टर होते ही क्या हो गया, ए कोमा ए बिलोंग कर जाएगा कहाँ पे, रिलेशन के अंदर, और जैसे ही बिलोंग कर गया रिलेशन आपका कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, अगर ए बी आपका आर के अंदर है, तो बी ए भी कहाँ होना चाहिए, आर के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से देखो, अगर मैं एग्जांपल ले लूं, अब ये है तो नहीं सिमेट्रिक, तो उसके लिए हमारे पास एक काउंटर एग्जांपल होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं कह दूं भाई 2 इज, या मैंने ले लिया 2 और 6, ये आपका कहां पे बिलोंग कर रहा है, आर के अंदर। क्यों, क्योंकि दो फैक्टर है 6 का। ठीक है, लेकिन 6 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों भाई, क्योंकि 6 तो फैक्टर नहीं है 2 का। तो अगर ये कंडीशन फेल हो गई तो इसका मतलब आर कैसा है, आर इज नॉट सिमेट्रिक, तो रिलेशन आपका सिमेट्रिक नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई ट्रांजिटिव, इधर आ जाओ। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ए और बी आपके आर के पास होने चाहिए, बी और सी भी आर के पास होने चाहिए, तब ए कोमा सी बिलोंग करवाने हैं आर के पास। ठीक है, अब इधर देखो, अगर मैं कह दूं, देखो सिंपली समझो, 2 और 4 बिलोंग कर रहे हैं आर के पास, और 4 और 8 बिलोंग करेंगे आर के पास। क्यों, क्योंकि 2 फैक्टर हो गया 4 का, और 4 फैक्टर हो गया 8 का, तो डेफिनेटली 2 इज फैक्टर ऑफ 8। तो 2 और 8 कहां पे चले गए, आर के अंदर, तो रिलेशन कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव बना, सिमेट्रिक नहीं बना, और ट्रांजिटिव बना। ठीक है, तो ये रिलेशन हो गया आपका। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बताओ, आर एक रिलेशन है सेट ऑफ इंटीजर के ऊपर, सच दैट ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी वो हो जाए आपका 3 से डिविजिबल। बताओ फटाफट से, ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में कौन कौन सा होगा।
हो गया होगा ये, देखो फटाफट से क्या कह रहा है भाई, a माइनस बी अगर 3 से डिविजिबल होगा तो आपका a और b रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, तो b की जगह भी क्या लेना पड़ेगा, a ही लेना पड़ेगा। तो a माइनस से कितना आ गया 0, और 0 आपका डेफिनेटली 3 से डिविजिबल है, तो रिलेशन हो गया आपका रिफ्लेक्सिव। ठीक है, नेक्स्ट सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है भाई बताओ, जब आपका a रिलेटेड होता है किससे, b से, A is related to B, then B आपका रिलेटेड होना चाहिए किससे, A से। अब इधर देखो, जब A माइनस बी आपका 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो क्या माइनस कॉमन ले लूंगा, तो B माइनस A 3 से डिविजिबल नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। तो हो गया, तो रिलेशन आपका कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, तीसरी कंडीशन वही ट्रांजिटिव वाले। अब ट्रांजिटिव क्या कह रहा है कि a माइनस बी आपका 3 से डिविजिबल है, b माइनस सी भी आपका 3 से डिविजिबल है, तो डेफिनेटली a माइनस सी भी आपका 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टीज को अगर सेटिस्फाई कर दिया तो रिलेशन आपका इक्वी बैलेंस रिलेशन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट ये देखो, इसको करो फटाफट से सोल्व। हो गया होगा भाई, ये रिलेशन ग्रेटर देन इक्वल टू ऑन सेट ऑफ इंटीजर बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। तो भाई a इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, क्या ये कंडीशन सही है या गलत है, डेफिनेटली सही है। a से ग्रेटर देन है या फिर इक्वल है, ग्रेटर देन की कंडीशन नहीं हो रही तो इक्वल की तो हो रही है, तो हो रही है, तो भाई आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकंड कंडीशन सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक क्या कह रहा है भाई, सिमेट्रिक कह रहा है कि अगर a रिलेटेड टू b है देन b भी रिलेटेड होना चाहिए किससे, a से। ठीक है, तो इधर देखो, मैं कह रहा हूं कि भाई 5 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है 2 से। ठीक है, तो क्या 2 भी ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 5 से, बिल्कुल गलत होगा ये। ठीक है, और ध्यान रखना कि अगर एक भी एग्जाम्पल के लिए आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसका मतलब वो चीज गलत है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक के लिए गलत हो रही बाकी सब के लिए सही है तो उसको हम सिमेट्रिक बोल देंगे, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव क्या कह रहा है भाई, अब देखो ट्रांजिटिव एग्जांपल ले लिया मैंने कि भाई 10 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, और 5 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो क्या 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। तो इससे क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव हो गया। अब एक और चीज लिख रखी है जो है एंटी सिमेट्रिक। अब देखो एंटी सिमेट्रिक क्या होता है रिलेशन आपका, रिलेशन आर इज said to be anti-symmetric if A is related to B then B is not related to A। पहली कंडीशन कि यदि A आपका B से रिलेटेड है तो B आपका A से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात क्या कह रहा है, यदि इफ A is related to B and B is related to A then नहीं है, यहाँ पे देखो कह रहा है कि ए भी बी से रिलेटेड है और बी भी ए से रिलेटेड है, दोनों आपके उस रिलेशन के अंदर मौजूद है, इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो इधर देखो पहली कंडीशन ये 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सही है, ए इज ग्रेटर देन ए इज रिलेटेड टू बी लेकिन बी इज नॉट रिलेटेड टू ए, तो इसका मतलब रिलेशन कैसा हो गया आपका, एंटी सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, तो ये होता है भाई आपका एंटी सिमेट्रिक। तो ये जो रिलेशन था ग्रेटर देन इक्वल टू का, रिफ्लेक्सिव हो गया, एंटी सिमेट्रिक हो गया और ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, अब फटाफट से मुझे ये बताओ
एक रिलेशन डिफाइन कर दिया सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर, a इज रिलेटेड टू b इफ एंड ओनली इफ मॉडुलस ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू b। बताओ फटाफट से रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ये क्वेश्चन हो गया होगा आपका। देखो क्या कह रहा है भाई, ए बी से रिलेटेड होगा कब, जब ए का मॉडुलस बी से लेस देन हो। ठीक है, तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे भाई, रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव का क्या होना चाहिए, ए का मॉडुलस, सॉरी, यानी कि मॉडुलस ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू ए, ये बड़ा होना चाहिए। अब ये कंडीशन तो प्लस वालों के लिए तो ठीक है, लेकिन माइनस के लिए गलत हो जाती है। अगर ए की जगह मैं माइनस का 2 ले लूं, ठीक है, तो -2 का मॉडुलस 2 इज लेस देन इक्वल टू -2, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी? बिल्कुल नहीं, ये हो गया गलत आपका। इसका मतलब जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या कह रहा है कि ए रिलेटेड टू बी है, देन बी भी रिलेटेड किससे होना चाहिए, ए से। ठीक है, तो इधर बताओ फटाफट से क्या होगा एग्जांपल इसका, क्या ये सिमेट्रिक होगा? एग्जाम्पल अगर लेते हैं ए रिलेटेड टू बी, यानी कि मैंने ले लिया भाई माइनस का ले लिया 5 ए की जगह पे और बी की जगह पे ले लिया 4। ठीक है, माइनस का 5 और 4, या फिर उल्टा ले लो, इसको ले लो माइनस का 4 और इसको ले लो 5। ठीक है, तो ए का मॉडुलस -4 का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई होगी क्योंकि 4 इज लेस देन इक्वल टू 5। अब मुझे ये बताओ 5 कोमा -4 आपका आर के अंदर जाएगा, इधर 5 का मॉडुलस 5 इज लेस देन इक्वल टू -4, तो ये हो गया गलत। इसका मतलब ना तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ना ये आपका सिमेट्रिक है। तो बताओ आप फटाफट से ट्रांजिटिव के लिए, और बताओ कंडीशन, क्या ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा? चलो ट्रांजिटिव और देखते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या कह रहा है भाई, ए रिलेटेड टू बी। ठीक है, यानी कि मॉडुलस ऑफ ए इज लेस देन बी। दूसरा कह रहा है बी इज रिलेटेड टू सी, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ बी इज लेस देन इक्वल टू सी। ठीक है, अब इधर से देखो, ए का मॉडुलस बी से लेस देन, और बी हमेशा बी के मॉडुलस से लेस देन इक्वल टू। ठीक है, और यहां से ये लेस देन इक्वल टू सी। तो इस कंडीशन का यूज करते हुए आपके पास क्या आ जाएगा, ए का जो मॉडुलस है वो लेस देन इक्वल टू सी, और जैसे ही आ गया इसका मतलब ए कोमा सी बिलोंग कर जाएंगे किसके अंदर, आर के अंदर। तो ये जो आपका रिलेशन है मॉडुलस ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू बी, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव होगा, ना ही तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही ये सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपकी रिलेशन। अब फटाफट से ये बताओ क्वेश्चन नेक्स्ट, रियल नंबर के ऊपर ये रिलेशन डिफाइन कर रखा है, ए रिलेटेड होगा बी से कब, जब a माइनस बी का मॉडुलस लेस देन 1 हो। बताओ फटाफट।
हो गया होगा। चलो देखो भाई, यहां से क्या कह रहा है, ए सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ए relation are defined on as such that a minus b if and only a is related to b if and only if a minus b का जो मॉडुलस है वो लेस देन 1 हो, यानी कि a और b के बीच की डिस्टेंस है उसकी वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला आपका रिफ्लेक्सिव, तो भाई रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब a माइनस ए की डिस्टेंस यानी कि उसका मॉडुलस लेस देन 1 हो। तो ये तो कितना हो गया, जीरो, जीरो तो लेस देन इक्वल टू 1 हो गया, यानी कि रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरी बात, सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए भाई, a रिलेटेड टू b है, यानी कि a माइनस बी का मॉडुलस लेस देन 1 है। तो यहां से मैं माइनस कॉमन लेके बाहर लेके आऊंगा, तो माइनस कॉमन ले लिया, b माइनस ए लेस, और जब माइनस को मॉडुलस से बाहर लेके आओगे तो b माइनस ए का मॉडुलस लेस देन 1। तो यहां से क्या हो गया, b कोमा ए बिलोंग कर गया r के अंदर। तो जैसे ये r के अंदर बिलोंग कर गया, मतलब रिलेशन आपका कैसा हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी होगी भाई आपकी ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव क्या कह रहा है, देखो अब सपोज करो आपके पास ये रियल लाइन होगी, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। ठीक है, क्या कह रहा है, इधर से मैंने पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ले लिया मैंने 0 और दूसरा ले लिया मैंने .8, 0.8, इनके बीच का डिस्टेंस लेस देन 1 है, कंडीशन सेटिस्फाई। चलो दूसरा पॉइंट मैंने ले लिया 0.8 और 1.5। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस भी लेस देन 1 यूनिट है, तो ये भी आपका कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा। अब मुझे ये बताओ 0 और 1.5 के बीच का डिस्टेंस यानी कि इनका मॉडुलस क्या लेस देन 1 है, ये तो नहीं है लेस देन 1। इसका मतलब जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं हुआ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एक चीज रह गई थी, और वो क्या है कि रिलेशन की डोमेन और रेंज क्या होगी, यानी कि आर आपके पास कोई रिलेशन है फ्रॉम ए टू ए ले लो। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं डोमेन ऑफ आर, यानी कि आर की डोमेन क्या होती है, तो पहली बात तो डोमेन है तो एक सेट ही होगा, और सेट के अंदर ए आएगा सच दैट ए कोमा बी कहां पे है, आपके रिलेशन आर के अंदर है। समझ में आई बात, यानी कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर आपका रिलेशन के अंदर मौजूद है तो उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट प्लेस वाला, वो क्या होता है, उसकी डोमेन का एलिमेंट होता है। ठीक है, दूसरा अगर मैं पूछूं रेंज ऑफ आर, तो वो भी क्या होगा, एक सेट ही होगा, और सेट के अंदर बी एलिमेंट्स आएंगे सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स इन आर, यानी कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर आपका आर के अंदर मौजूद है तो उसका जो सेकंड प्लेस का जो एलिमेंट है उन सभी का सेट आपका क्या बनाएगा, रेंज सेट बनाएगा आर के लिए। ठीक है, तो इसके लिए एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। आर एक रिलेशन डिफाइन कर दिया मैंने, आर एक रिलेशन डिफाइन कर दिया, आर बी ए रिलेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर के ऊपर सच दैट a is related to b if and only if a square plus b square is equal to 25। ठीक है, तो वो आपसे पूछ रहा है देन डोमेन, डोमेन ऑफ आर, यानी कि रिलेशन की आपने बतानी है डोमेन किस किस के इक्वल होगी। ऑप्शन दे दिया 3 4 5, दूसरा है भाई 0 3 4 5, और नेक्स्ट है 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5, और फोर्थ है नन। ठीक है, तो बताओ इनमें से डोमेन का सेट कौन सा होगा, और रेंज का भी बता दो चलो फटाफट से कि रेंज का भी सेट कौन सा होगा।
चलो भाई, इंटीजर से एलिमेंट्स उठाने हैं सारे, ठीक है। रिलेशन है आपका ए स्क्र प्लस बी स्क्र बराबर 25, ठीक है। तो अगर यहां से एलिमेंट उठा रहे हो, जब ए की वैल्यू आप 3 ले रहे हो, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9, बी की जगह क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर और मिलके हो जाएंगे 25। 4 के लिए भी सेटिस्फाई कर देगा, जब ए की जगह आप 4 लोगे, बी की जगह 3, तो स्क्वायर करोगे तो वो भी 25 हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे अगर आप डोमेन की बात कर रहे हो तो 5 लोगे, तो 5 का स्क्वायर 25, बी की जगह आपने ले लिया 0 और ये हो गया 25, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसने क्या पूछा है, डोमेन पूछी आर के लिए, यानी कि जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स है वो सब के सब बताने हैं। इनके लिए ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन ये सारे एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ भी देखो, यहाँ पे इन्होंने 0 ऐड कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी सारे एलिमेंट्स नहीं है। तो ये सेट जो है ये है ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स, ठीक है, जिनके लिए कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब यहाँ से आप 0 उठा के लेके आओगे ए की जगह पे, तो बी की जगह पे आपको 5 मिल जाएगा। +-3 के लिए भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, +-4 के लिए भी और +-5 के लिए भी। तो यानी कि इसका जो डोमेन सेट है वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन के ऊपर ही, ठीक है। क्वेश्चन है भाई, लेट कर लिया ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ चिल्ड्रन इन ए फैमिली। एक फैमिली के अंदर जितने भी बच्चे थे उनका एक सेट ले लिया। द रिलेशन एक्स इज सिस्टर ऑफ वाई, ठीक है, ऑन ए इज, ये बताना आपने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, नन, कौन कौन सा होगा, बताओ फटाफट से ये रिलेशन कौन कौन सा होगा, ठीक है। हो गया होगा भाई। चलो देखो क्या कह रहा है भाई, ए एक सेट है जिसके अंदर एक फैमिली है, उसके जितने भी बच्चे हैं वो सारे उस सेट के अंदर मौजूद है, ठीक है। अब वहां पे एक रिलेशन डिफाइन कर दिया आर, कह रहा है कि एक्स इज सिस्टर ऑफ वाई। एक्स और वाई रिलेटेड कब होंगे, जब एक्स है वो वाई की सिस्टर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वाई है वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। वाई का जेंडर स्पेसिफिक नहीं है यहाँ पे, वो कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहला रिलेशन रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब, अगर मैं y की जगह भी मेरे को क्या रखना पड़ेगा x, तो x इज सिस्टर ऑफ x, क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं है। खुद खुद की बहन तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव आपका रिलेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कह रहा है भाई, x इज सिस्टर ऑफ y, तो क्या y इज सिस्टर ऑफ x होगा। अब ये बताओ बस कि x सिस्टर ऑफ y है, ठीक है, ये होगी आपकी x, ठीक है, इज सिस्टर ऑफ y, तो क्या y इज सिस्टर ऑफ x, ये बताओ। अब यहाँ पे देखो आपने सभी पॉसिबिलिटीज हैं उनको लेके चलना है। अब जरूरी थोड़ी ना कि y भी एक गर्ल ही हो, अगर ये क्या हो गया एक लड़का हो गया तो x तो सिस्टर होगी y की, लेकिन y एक लड़का है तो y इज ब्रदर ऑफ x होगा, ना कि सिस्टर ऑफ x। तो उस कंडीशन के लिए सिमेट्रिक कंडीशन भी होगी आपकी फेल। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव के लिए, तो ट्रांजिटिव मैं यहीं पे कर रहा हूं भाई, ट्रांजिटिव तो x इज सिस्टर ऑफ y, ठीक है। उसके बाद क्या है, y इज सिस्टर ऑफ z, ठीक है। अब आपको क्या दिखाना है कि x इज सिस्टर ऑफ z होगी या नहीं होगी। ये हो गया x,
इज सिस्टर ऑफ वाई। ठीक है, इसका मतलब आपको पता है कि एक्स डेफिनेटली फीमेल है, वाई का आपको पता नहीं है, लेकिन नेक्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है कि वाई इज सिस्टर ऑफ जेड, यानी कि वाई अगर सिस्टर है तो डेफिनेटली वाई का जेंडर अब आपको पता चल गया, और ये क्या होगी भाई, फीमेल होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहा है एक है भाई जेड, ये हो गया जेड। अब देखो जेड का जेंडर आपको पता नहीं है, वो हो सकता है कि वो मेल हो सकता है कि वो फीमेल भी हो। ठीक है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों? क्योंकि आपको बताना है एक्स इज सिस्टर ऑफ जेड, हाँ या ना? एक्स इज सिस्टर ऑफ जेड, भाई ये दोनों सिस्टर्स हैं, और ये वाई है वो जेड की सिस्टर है, तो क्या एक्स जेड की सिस्टर नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स इज सिस्टर ऑफ जेड। ठीक है, तो जैसे ये हो गया, इसका मतलब ये कैसा हो गया, ट्रांजिटिव। तो यानी कि जो ये रिलेशन है एक्स इज सिस्टर ऑफ वाई, या फिर यहाँ पे ब्रदर भी आ जाए, तो ये रिलेशन होगा, ये आपका सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा। चलिए, उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट कह रहा है p इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 16। ठीक है, जहां पे x और y आपके रियल नंबर से आ रहे हैं, तो बताना है रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, या ट्रांजिटिव है। बताओ भाई फटाफट से। एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू दे रखा है 16। तो सबसे पहले बात करते भाई रिफ्लेक्सिव। अगर x और y आपके रियल नंबर से आ रहे, तो मुझे बताओ वन भी तो रियल नंबर के अंदर है, तो क्या वन स्क्र प्लस वन स्क्र 16 के इक्वल होगा? डेफिनेटली नहीं होगा, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। ठीक है, दूसरी बात सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कह रहा है भाई, a कोमा बी बिलोंग्स इन r, यानी कि ए स्क्र प्लस बी स्क्र इज इक्वल टू 16 है, तो क्या बी स्क्र प्लस ए स्क्र इज इक्वल टू 16 होगा या नहीं होगा? ये बताओ बस मुझे फटाफट से। अरे डेफिनेटली हो ही जाएगा ये तो। ठीक है, आगे पीछे ही तो किए हैं। ठीक है, तो ये हो गया सिमेट्रिक। अब बात करते हैं किसकी, ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव क्या कह रहा है भाई, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स इन आर, वाई कोमा जेड बिलोंग्स इन आर, तो बताओ एक्स स्क्र प्लस जेड स्क्र भी क्या आपका 16 के इक्वल होगा? बताओ भाई फटाफट से। तो ये रिलेशन है, ये आपका होगा भाई सिमेट्रिक, और ये नहीं होगा ट्रांजिटिव। क्यों? क्योंकि इसके लिए फिर आपको बनाने पड़ेंगे एग्जाम्पल यहां से, और वो एग्जाम्पल आप मेरे को बना के बताओगे। ठीक है, कि कौन कौन से वो एग्जाम्पल्स लेंगे जिनके लिए इस ट्रांजिटिविटी की कंडीशन यहाँ पे हो जाएगी फिर। ठीक है, चलो अब मैं लिख रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, a relation phi from C to R, यानी कि जो फाई रिलेशन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से रियल नंबर के ऊपर है। ठीक है, तो x इज रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ, कब? जब x का मॉडुलस आपका y के इक्वल हो। देखो यहाँ पे एक सेट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका, और दूसरा सेट है वो रियल नंबर का है, तो रिलेशन है, कोई बात नहीं। x कब रिलेटेड होगा y से? जब कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और रियल नंबर के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो बताओ फटाफट से कि जो ये रिलेशन है, अच्छा इसमें पूछ रहा है देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपको दे दिया
2 + 3 i रिलेटेड टू 13। दूसरा ऑप्शन दे दिया 3 रिलेटेड टू -3। थर्ड ऑप्शन दे दिया 1 + i रिलेटेड 5 का मतलब रिलेशन है रिलेटेड टू 2। और डी ऑप्शन है भाई आयोटा रिलेटेड टू 1। अब बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। देखो इससे चेक करते हैं इसका मॉडुलस, ये क्या है मॉडुलस, ये ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वो किसके इक्वल आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट। ये हो गया 4 + 9 अंडर रूट 13, क्या इक्वल है 13 के, डेफिनेटली नोट। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया आपका। सेकंड देखो भाई 3 रिलेटेड टू -3, तो 3 का मॉडुलस किसके इक्वल आएगा 3 के, तो क्या 3 इक्वल है -3 के, ये भी क्या हो गया गलत हो गया। 1 + आयोटा रिलेटेड टू 2, 1 + आयोटा का मॉडुलस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट 2 क्या 2 के इक्वल है, नहीं है, तो ये भी हो गया गलत। लास्ट ऑप्शन आयोटा रिलेटेड टू 1, अब आयोटा का मॉडुलस 1 इज इक्वल टू 1, तो जो सही था वो ये था कि जो आयोटा है वो रिलेटेड है किसके साथ 1 के साथ, क्योंकि आयोटा का जो मॉडुलस है वो आपका 1 होता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट मैं 3 कंडीशंस लिख रहा हूं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उनको बोलते हैं नेसेसरी कंडीशन ऑफ ए रिलेशन। तो सबसे पहली है भाई ए रिलेशन आर इज सिमेट्रिक इफ, कब होगा कोई भी रिलेशन है उसको सिमेट्रिक कब बोलेंगे, जब आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो कंटेंट हो जाए किसके अंदर आर के अंदर। ठीक है, दूसरी बात ए रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, सॉरी ये आएगा भाई रिफ्लेक्सिव, आर इज सिमेट्रिक, कब होगा सिमेट्रिक, जब R इज इक्वल टू आर इनवर्स हो जाए। और तीसरी कंडीशन है ए रिलेशन R इज ट्रांजिटिव इफ R को ऑपरेट किया R के साथ और वो कंटेंट हो गया किसके अंदर R के अंदर। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशंस आपने ध्यान रखनी है, ये रिलेशन की नेसेसरी कंडीशंस होती है। ठीक है, ये डायरेक्ट पूछी जाती है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही और यहां तक आपका रिलेशन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।